दिल्ली से फैज़ाबाद जाने वाली ट्रेन अपने प्लेटफार्म पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सुधीर अपने 2 बच्चों के साथ 6 साल की लड़की और 1 साल का बेटा चिंटू, लड़की का नाम था आशा, दोनों बच्चों को लेकर के अपने कोच के अंदर गए और अपने नीचे वाली सीट पर बैठ गए। सुधीर की सीट की जो सामने वाली सीट थी उसमें पहले से एक लड़की बैठी थी। धीरे धीरे गाड़ी रेंगना शुरू हुई और शाम के 7:30 बज रहे थे। अब भैया चिंटू ने रोना स्टार्ट कर दिया। चिंटू इतनी बुरी तरह रो रहा था, इतनी बुरी तरह रो रहा था कि अगल बगल वाले सारे परेशान हो गए उसको देख करके। इतनी तेज तेज आवाज़ में वो रो रहा था। सब कह रहे भैया इसकी माँ कहाँ है? और छोटे बच्चों को लेकर के तुम अकेले सफ़र कर रहे हो। तो सुधीर ने कहा कि 2 दिन पहले इसकी माँ जा चुकी है दिल्ली और हम बच्चों को लेकर के वहीं जा रहे हैं। अब वो चिंटू चुप होने का नाम ही न ले। उसके मुंह में निप्पल लगाते हैं दूध का, वो पीता ही नहीं। रोने का आगे उसको कुछ ही नहीं, रोए जा रहा। जब उसको रो रो करके बुरी हालत ख़राब हो गई तो सामने जो लड़की बैठी थी तो उसने कहा कि बच्चे को हमको दोगे, लाओ हमको दो। तो उस लड़की ने उस बच्चे को ले लिया और ऐसे करके उसको झुलाया और ऐसे पीठ पे रख करके यहाँ पर और ऐसे पीछे उसको ठोका। थोड़ी देर बाद वो बच्चा चुप हो गया। तो सुधा, उसका लड़की सुधा नाम था, तो सुधा ने दूध मांग करके और उस बच्चे को अपनी गोदी में ले करके उस बच्चे को दूध पिलाया और दूध पीते ही बच्चा सो गया। जब बच्चा सो गया तो वो सुधीर को दे दिया और सुधीर ने अपने सीट पर एक तौलिया बिछा करके ऊपर लिटा दिया और चिंटू सो रहा था। और जो लड़की आशा थी तो सुधा ने बोला कि आशा को मेरे पास भेज दो और तुम दोनों उस पर लेट जाना, हम दोनों इस पर लेट जाएंगे। तो आशा जो है वो सुधा के पास चली गई। गाड़ी चल रही थी। अच्छा, सुधा और आशा आपस में बात कर रहे थे। सुधा पूछ रही थी मम्मी कहाँ है। तो आशा ने उनको बताया था कि हमारी मम्मी हमको सबको छोड़ करके चली गई है। ये बात सुधीर ने नहीं सुनी थी। रात गुजरती रही। वही 11-12 बजे का टाइम था। अब भैया चिंटू की आँख खुल गई। अब चिंटू की आँख खुल गई तो कहाँ चुप होने वाले। और 11 बजे भाई सबकी अपनी अपनी सीट, तो सब लोग अपना चादर तान के लेट जाते हैं, सब नींद में हो जाते हैं। अब चिंटू ने रोना स्टार्ट किया। अब वो सुधीर उनको लेकर के कोच में इधर उधर टहला रहे हैं और चिंटू रोए जा रहे। जो अगल बगल के सो रहे थे पूरे डिब्बे में कोहराम मच गया। सब कह रहे भाई इस बच्चे को चुप कराओ, सबकी नींद खराब करोगे क्या? अरे हम भी पैसा दे करके बैठे, कोई फ्री में नहीं बैठे हैं, इसको चुप कराओ। अब सुधीर क्या करे भाई, बच्चे के आगे हार गया। वो बच्चा रोए जा रहा, मान ही नहीं रहा, वो रोए जा रहा। तो जब लोगों की आवाज़ सुनी तो सुधा उठ करके गई और गैलरी में से चिंटू को ले लिया और उसको थोड़ा घुमाया इधर उधर और पुचकारती रही और चिंटू चुप हो गया। तो सुधा अपने सीट पर लेकर के आई और सुधीर से बोली कि अब चिंटू को हमारे पास रहने दो, ये मेरे पास रहेगा, हम अपनी सीट पर सुला लेंगे। तो आशा और सुधीर अपनी सीट पर सो गए और चिंटू सुधा के साथ। तो सुधीर भी सो गए और आशा भी सो गई।
अब क्या हुआ, वो चिंटू ने पोटी कर दी। जब पोटी कर दी तो सुधा ने सुधीर का बैग देखा कि इसमें हगीज़ वगैरह लाए होंगे, इतना छोटा बच्चा है तो हगीज़ दूध वगैरह लाए होंगे। तो देखा उसमें से एक हगीज़ का पैकेट खोल करके एक हगीज़ निकाल करके और चिंटू को ले गई वहाँ शौच करा करके साफ करके और उसका डायपर चेंज कर दिया। अब उसको दूध निकाल करके उसको पिला दिया और सारे कपड़े उसके गीले हो गए थे तो सारा कपड़ा निकाल करके उसमें बैग से दूसरा कपड़ा निकाल करके उसको पहना दिया और देखा उसमें काजल रखा था तो चिंटू की आंखों में काजल भी लगा दिया और चिंटू सुधा के पास काफ़ी खुश। धीरे 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 वही 2:30-3 बजे का समय हो गया, क्योंकि दिल्ली करीब आ रही थी और घर पीछे छूटता जा रहा था। तो जब सुधीर की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि अरे चिंटू तो बिल्कुल नया नया कपड़ा पहन रखा है, आँखों में काजल भी लगा रखा है। तो उसने सुधा से पूछा कि ये कैसे हो गया। कह रहे चिंटू ने पोटी कर दी थी तो हमने सोचा कि आपने हगीज़ वगैरह लाए ही होंगे तो हमने आपका बैग खोला। देखो भाई अपना बैग चेक कर लो, चेक कर लो, बाद में मत कहना कि हमारी चोरी हो गई। तो अपना बैग चेक कर लो, हमने कुछ निकाला नहीं, सिर्फ हगीज़ निकाली, डायपर निकाला है चेंज करने के लिए, चिंटू ने पोटी कर दी थी। सुधीर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सफ़र चल रहा था तो सुधीर ने सुधा से पूछा कि आप दिल्ली में रहती हैं? तो हाँ। तो सुधा ने बताया कि हाँ हमारे पापा जो है वो ऑटो चलाते हैं और किराए के मकान में हम रहते हैं और अगले महीने हमारी शादी है। तो पापा ने कहा कि यहाँ आ जाओ और अपने हिसाब से ख़रीदारी कर लो। तो वही ख़रीदारी करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। तो वही ख़रीदारी करनी हमको। सुधीर ने चिंटू को ले लिया अपने पास और जब सुधा का फ़ोन जो है वो उसमें लॉक लग गया था तो सुधा ने सोचा कि चलो सुधीर का फ़ोन है, इससे फ़ोन में अपने डायल करके देखते हैं, क्या पता लॉक खुल जाए। तो सुधीर के फ़ोन से सुधा ने अपने में डायल कर लिया था तो सुधीर का नंबर उसमें पहुंच गया था। तो सुधीर का नंबर सुधा के पास जा चुका था। धीरे धीरे 7:30 बजे का समय हुआ और गाड़ी जो है दिल्ली प्लेटफार्म पर लग गई। तो सुधा ने कहा कि चिंटू को हमको दे दो और हम इसको गोदी में ले जा कर के नीचे उतार देंगे और आप अपना सामान ले लो और थोड़ा सा मेरा सामान है इसमें हेल्प करा देना और बिटिया को लेकर के आप नीचे उतर जाना, चिंटू को लेकर मैं चल रही हूँ नीचे। तो ऐसा ही किया। अच्छा चिंटू बहुत घुल मिल गया था भाई, चिंटू सुधा से बहुत घुल मिल गया था। देखो सफ़र प्यार, बच्चे प्यार समझते हैं, क्योंकि सुधा ने जब उसको गोदी में लिया देखो उसमें माँ की ममता झलक रही थी। सुधीर से बच्चा चुप हो नहीं रहा था, लेकिन सुधा को लेते ही बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर में दूध भी पिया, सोया भी। तो दिल्ली प्लेटफार्म पर जब गाड़ी रुकी तो सबके सब उतरे। तो सुधीर ने चिंटू को लेना चाहा। अब सुधीर उसको हाथ बढ़ा रहे हैं मेरी तरफ आओ और वो जो है चिंटू सुधा की चुन्नी पकड़ के छोड़ ही नहीं रहा है, वो सुधा की तरफ भाग रहा है। ये देखो। तो किसी तरीके से सुधा ने फिर चिंटू को दिया और अपना ऑटो करके अपने अपने यहाँ चले गए। सुधा को ऐसे लगा कि जैसे ही हमारे अपने ही बच्चे हों।
8-9 घंटे के सफ़र में इतना अपनापन लगना लगा था सुधा को कि ये अपना ही परिवार लग रहा था। 8-10 दिन के बाद सुधा ने जब फ़ोन देखा तो उसमें वो सुधीर का नंबर डायल किया, तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। तो सुधा ने कहा कि मैं सुधा बोल रही हूँ, जो ट्रेन में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। चिंटू कैसा है, आशा कैसी है, बच्चों की बहुत याद आती है मुझे। तो सुधीर ने कहा कि बच्चे तो मेरे पास ही हैं, और आप कहाँ रहती हो यहाँ? तो वो बोली कि मैं तो लक्ष्मी नगर में रहती हूँ, हमारे पापा यहीं से ऑटो चलाते हैं, लक्ष्मी नगर से ITO से सादरा, ऐसे ऑटो चलाते हैं। तो सुधीर ने कहा कि हमारा तो भी घर मंडावली में है, मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो सुधा ने कहा कि ऐसा करो, क्या बच्चों को मुझसे मिला नहीं सकते? तो सुधीर ने कहा कि बच्चों को मैं छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ आ पाऊँगा, आप ही आ जाओ हमारे यहाँ। तो सुधीर ने सुधा को मकान नंबर दिया, और अगले दिन सुबह सुधा रिक्शा करके और सुधीर के दरवाजे पर पहुंच गई। सुधीर का अच्छा खासा मकान था, सुधीर का बहुत अच्छा मकान बना था, क्योंकि सुधीर का खुद का बिजनेस था, पत्थर और मार्बल का, बहुत तगड़ा काम था, कई नौकर भी रखे हुए थे। तो जब सुधा घर के अंदर गई तो आशा दौड़ करके चिपट गई। आशा चिपट गई और सुधा ने जा कर के सुधीर की माँ से चिंटू को लेकर के अपनी छाती से चिपका लिया और पुचकारने लगी, प्यार करने लगी और सर सहलाने लगी। चिंटू भी देखकर हंसने लगा। तो सुधीर की माँ ने कहा कि बैठो भाई बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी बनाती हूँ। तो सुधा ने बोला कि आप क्यों नाश्ता पानी बनाओगी, चिंटू की माँ भी तो होगी। तो सुधीर की माँ ने कहा कि बेटा मैं आपको क्या बताऊँ, अपने दोनों बच्चों का मोह नहीं किया। देखो कितने सुंदर बच्चे हैं, कितनी सुंदर लड़की है। आशा हमारी बहुत भोली है, चिंटू भी बहुत छोटा है। इतने सुंदर सुंदर बच्चों का उसने मुंह नहीं देखा और इन बच्चों को छोड़ करके दूसरे के साथ भाग गई। वो दूसरे के साथ चली गई, बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे बिना माँ के हो गए। और सुधीर हमारा बहुत भोला है। तो मैंने बोला सुधीर को कि भैया ये बच्चों की परवरिश के लिए अगर कोई आ जाए ना तो अच्छा रहेगा। तो सुधीर कह रहा था कि माँ इतनी जल्दी कहाँ कौन मिलता है और बच्चों वालों को कौन पसंद करता है। यहाँ जो कुंवारे बैठे हैं उनको तो कोई पसंद करता नहीं, फिर हमारे 2-2 बच्चों को कौन पसंद करेगा। सुधीर की माँ बोलने लगी कि बेटा तुम्हारी तारीफ आशा भी कर रही थी, उसको क्या पता। वो कह रही थी कि दादी वहाँ ट्रेन में एक आंटी मिली थी, तो वो हमसे बहुत प्यार कर रही थी और चिंटू से बहुत प्यार कर रही थी। चिंटू ने रात में पोटी भी कर दिया था और उनका डायपर भी चेंज किया और काजल भी लगाया और खूब डिब्बे में घुमाती थी इधर उधर। बहुत अच्छी आंटी थी। तो बेटा मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूँ कि आप मुझे सभ्य परिवार की लगती हैं और मुझे कहना तो नहीं चाहिए,
चूँकि हमारी भी गरज है। हमारे बेटे का लंबा चौड़ा कारोबार है, पत्थर मार्बल का काम है, 15-16 नौकर चाकर हैं, गाड़ी घोड़ा सब है, मकान इतना बड़ा आलीशान बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि बिन घर नी घर भूत का डेरा। अब ये भूत का डेरा हो गया है। तो क्या आप देखो, आपकी भी उम्र हो गई है, सुधीर थोड़ा ही बहुत बड़ा होगा आपसे उम्र में। क्या हमारे बेटे से आप शादी नहीं कर सकती? सुधा नीचे सर करके सब सुन रही थी, नीचे सर किए हुए। थोड़ी देर बाद सुधा ने बोला कि आंटी जी, हमारी शादी तय हो गई है और ये बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आंटी मैं क्या बताऊं, ये बच्चे मुझे अपना जैसे लगते हैं। और वो खुद किस्मत वाले हैं जिनके पास इतने सुंदर प्यारे बच्चे हों। ये तो इनकी माँ का दुर्भाग्य है जो इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी सास, इतने सुंदर सुंदर बच्चों को छोड़कर चली गई। काश हमारी किस्मत होती कि हमारे पास ये सब कुछ होता। तो सुधीर की माँ कहने लगी, बेटी हमारी बात मानो तो हमारे बेटे का उजड़ा हुआ घर बसा दो आप। रास्ते में सुधा को भी सुधीर से थोड़ा थोड़ा सा प्यार होने लगा था, क्योंकि सुधीर बहुत भोला था। क्योंकि जब बच्चा वो डिब्बे में रोता था, सब तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था, फटकारता था, कुछ कहता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। तो सुधीर भी सुधा को अच्छा लगने लगा था। तो सुधा ने कहा, आंटी अगले महीने में हमारी शादी है और अपनी शादी की खरीदारी के लिए हमारे पापा ने मुझको बुलाया है। हमारे पापा ऑटो चलाते हैं, एक छोटा सा कमरा किराए पे ले रखा है। अगर हमारे पापा से बात कर लो और वो मान जाते तो आंटी हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक बार हमारे पापा से आप बात करो। तो आंटी ने कहा कि मैं बात कर लूँगी। नाश्ता पानी कराया सुधा को और नाश्ता पानी करने के बाद में चिंटू को प्यार करके, आशा को दुलार करके सुधा अपने यहाँ लक्ष्मी नगर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सुधीर की माँ ने सुधीर से कहा कि आज दुकान पर लेट जाना, मेरे साथ लक्ष्मी नगर चलो। तो सुधीर कहने लगा, लक्ष्मी नगर कहाँ ले जाओगे मुझे? कह रहे वही सुधा के यहाँ, शादी की बात करेंगे। सुधीर को भी प्यार होने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि देखो गैर लोग अपने बच्चे से तो प्यार करते करते हैं, दूसरों से कौन प्यार करता है? बच्चे तो अपने अच्छे लगते हैं, दूसरों का बच्चा थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसने देखा कि सुधा ने हमारे बच्चों को कितना ख्याल रखा, तो सुधीर को भी प्यार होने लगा था अंदर से। तो सुधीर ने कहा ठीक है। माँ बेटे दोनों सुधा के घर पहुँच गए और सुधा के पापा ऑटो में बैठ चुके थे, स्टार्ट करने वाले थे और सुधा वहीं पास में खड़ी थी। तो सुधा ने कहा कि पापा रुक जाओ, ये आंटी आपसे मिलने आई हैं। तो सुधा के पापा घर के अंदर गए। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई थी और नीचे चटाई बिछी हुई थी। सुधा ने चाय बनाया और चाय बिस्कुट दिया।
तो आंटी ने कहा कि मैं सुधा के पापा से बोला, सुधीर की माँ ने, कि भैया मैं आपके घर की जब चाय पीऊँगी जब आप हमारी बात मानोगे तब। तो उसने बोला बोलो, आप तो हमसे बुजुर्ग, हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, हम आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, आप तो हमारी बिल्कुल माँ जैसी हैं। तो सुधीर की माँ ने कहा कि मुझे आपकी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, और हमारे बेटे के बारे में आपकी बेटी सब जानती है। तो सुधा के पिता ने कहा कि आंटी हमारी बिटिया की शादी तय है, अगले महीने में शादी है। तो सुधीर की माँ कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, अभी शादी हुई ही नहीं है ना, तय है ना, अगले महीने डेट निश्चित है, अभी किया तो नहीं है ना। सुधा भी अंदर अंदर चाहती थी कि हमारी शादी सुधीर के साथ हो जाए। तो सुधीर जो था वो अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था, और बिजनेस उसका अच्छा था ही था। तो सुधा ने कहा कि पापा आंटी की बात मान लो, आंटी को नाराज़ मत करो, आंटी बहुत उम्मीद लेकर के हमारे यहाँ आई हैं। तो सुधा के पिता ने कहा कि बेटी वहाँ जहाँ रिश्ता तय हो गया है वहाँ का क्या होगा। तो सुधा ने कहा कि उनको मना कर दो। तो जब सारी बात सुन करके समझे तो सुधा के पिताजी भी बोले कि भाई सुधीर का अपना दिल्ली में मकान, अपना बिजनेस है, तो हमारी बेटी तो यहाँ ज़्यादा अच्छा भविष्य हमारी बिटिया का है, वहाँ गांव में कोई भविष्य नहीं है, अगर शहर में रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो सुधा के पिताजी हाँ बोल देते हैं और गांव में संदेशा पहुंचा देते हैं कि हमारी बिटिया शादी अभी नहीं करेगी। तो वहाँ का रिश्ता कैंसिल हो जाता है, यहाँ सुधीर और सुधा की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं तो सुधीर जो है अपने मंडावली में ही एक छोटा सा 25 गज का प्लाट लेकर के उसको बनवा देता है 3 मंजिल, और अपने ससुर को गिफ्ट दे देता है, फर्स्ट क्लास पत्थर टाइल लगवा करके, क्योंकि उसका मार्बल का काम ही था, बनवा करके दे देता है। और सुधा से कहता है कि जाओ अपने पापा को बोलो कि आए नए मकान का फीता काटें और गृह प्रवेश करें। सुधा के पिताजी को पता नहीं था कि हमारे पीछे क्या पापड़ बेला जा रहा है। सुधा गई अपने यहाँ लक्ष्मी नगर, तो बोली कि पापा हमने एक मकान ले लिया है और उसका गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश का फीता आपने ही काटना है, और कल का प्रोग्राम है। तो उसके पिताजी आ जाते हैं और जब उसका फीता काटते हैं तो सुधीर उस मकान की रजिस्ट्री का कागज़ सुधा के द्वारा अपने पिता को पकड़ा देते हैं, और सुधीर बोलते हैं कि हमारे पिता नहीं हैं और आप हमें पिता के रूप में मिल गए हैं, तो ये मकान आपका है। और जब बेटा समझदार हो तो बाप को भी चाहिए कि बेटे की बात ना काटे, तो आप हमारी बात नहीं काटेंगे। सुधा के पिताजी लक्ष्मी नगर जाते हैं और एक टेम्पू में सारा सामान भर के वहाँ मकान मालिक को बोल देते हैं कि हम मकान खाली कर रहे हैं, और मंडावली में अपने 25 गज के मकान में आ जाते हैं, 2 मंजिलों किराए पर चढ़ा देते हैं
सुधीर भी पिताजी बोलने लगे। तो सुधीर ने बोला, पिताजी अब आप ऑटो मत चलाओ, रोड पर दुनिया भर का खतरा रहता है और हमारा इतना लंबा कारोबार है, अगर आप हमारा कारोबार संभालेंगे तो हम और बाहर जा कर के बढ़ा लेंगे काम। तो आप हमारे यहाँ काउंटर पर बैठो और क्या माल आया क्या गया वो आप देख रेख करो, हम बाहर और काम बढ़ा लेंगे। अभी तक हम अकेले थे, अब हम 2 हो गए हैं। तो सुधा के पिताजी ऑटो चलाना बंद कर देते हैं और सुधीर के साथ अपने दामाद का काम में हिस्सा करने लगते हैं, काम में हाथ बटाने लगते हैं। और सुधीर ने एक जगह और दुकान खोल दिया और वो बोले कि पिताजी इस दुकान पर आप बैठो, इस पर हम बैठेंगे। तो दोनों का एक नंबर का काम चलने लगा। सुधा भी खुश। सुधा ने एक बात कही थी सुधीर से पहली रात वाले दिन कि सुधीर, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अपने पिताजी से सारी बात मनवा ली, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और आप हमारी बात भी काटेंगे नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। तो सुधीर ने कहा था क्या? तो सुधा ने बोला था कि मैं ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बनूंगी, हमको बस यही आशा और चिंटू ही चाहिए, हमको दूसरा तीसरा और कोई नहीं चाहिए। तो सुधीर ने बोला था कि हर लड़की का, हर औरत का सपना होता है कि मैं भी एक दिन माँ बनूं। तो आप ये क्या कह रही हो? सुधा ने कहा कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया कह दिया। तो उनके और बच्चे हुए नहीं, न उन्होंने चाहा, और दोनों आराम से ज़िंदगी कटने लगी। और आशा भी जो है वो पढ़ लिख करके वो भी एक कंपनी में जॉब लग गई और उसी कंपनी के मैनेजर से उसकी शादी हो गई। और चिंटू जो था वो इंजीनियर बन गया। तो दोस्तों, समय का कोई पता नहीं होता है कि कब समय, देखो उस औरत का भाग्य फूट गया जो इतना अच्छा परिवार को छोड़ करके चंद शारीरिक सुख के लिए इतना सुंदर परिवार को त्याग दिया। और आज सुधा ने आकर के उस उजड़े हुए घर को हरा भरा कर दिया, आबाद कर दिया। दोस्तों, ये हमारी बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आप क्या सीखे और ये कहानी आप सुन कहाँ से रहे हैं, ये हमको ज़रूर बताएं। जय श्री राम।